बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरापेटिक इंटरवेंशंस पे है। इसके फर्स्ट 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 4 यानी लेक्चर 4 जो कि अल्टर थॉट एंड परसेप्शन पे है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसका टॉपिक नंबर 1 हम पढ़ेंगे। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर 2 टॉपिक्स है। टॉपिक नंबर 1 साइकोटिक डिसऑर्डर्स और टॉपिक नंबर 2 जो कि मोस्ट कॉमन एंड सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है शिज़ोफ्रेनिया, वो टॉपिक नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो साइकोटिक डिसऑर्डर और जो शिज़ोफ्रेनिया है, इनको समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों का ये जितना भी मेंटल हेल्थ का कोर्स है, तो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये वाला मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 4 लेक्चर 4 जो अल्टर्ड थॉट्स एंड परसेप्शंस पे हैं, जिसके अंदर टॉपिक नंबर 1 साइकोटिक डिसऑर्डर्स और टॉपिक नंबर 2 शिज़ोफ्रेनिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर MCQs जो है वो पास्ट पेपर्स जितने भी मैंने चेक किए हैं, तो उनमें से ज़्यादातर MCQs इन्हीं जो टॉपिक्स है इनसे उठाए गए हैं। तो इसीलिए अपने कंसेप्ट को सही तरीके से क्लियर करें। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, सही तरीके से सुने। ये जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो इनकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने लिए अगर अपने हैंड राइटिंग में नोट डाउन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज के इस वीडियो लेक्चर में साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो कि इसका टॉपिक नंबर 1 है, इसको हम सही तरीके से कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शिज़ोफ्रेनिया को स्टार्ट लेंगे। साइकोटिक डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं, तो लिखा है देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस इन विच द सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस आर मैनिफेस्टेड। अब साइकोसिस की बात आ गई, तो साइकोसिस के बारे में मैं पहले भी कई वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि साइकोसिस हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें एक इंसान जो है उसकी रियलिटी से टच जो है वो ख़राब हो जाती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती हैं। यानी उसको ऐसे ख़यालात आते हैं, वो ऐसी चीज़ें उसको नज़र आती हैं, ऐसी चीज़ें उसको सुनाई देती हैं, ऐसे ख़यालात उसके जहन में आते हैं जो कि एक्चुअली रियली प्रेजेंट नहीं होते। तो इस किस्म की जो सिचुएशन होती हैं कि जिसमें रियलिटी से टच बंदे की ख़त्म हो जाती हैं, तो इसको हम साइकोसिस की कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ़ डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनके अंदर साइकोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो हमें नज़र आती हैं। दे मे बी एविडेंस इन सम मेडिकल कंडीशंस। अब साइकोसिस के जो सिम्टम्स है, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसे हैं कि जिनके अंदर हमें दिखाई देते हैं, हमारे सामने आते हैं। तो वो मेडिकल कंडीशन कौन सी हैं? फर्स्ट वन है डिलीरियम। डिलीरियम जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें जो इंसान की कॉग्निशन है वो उसमें अल्टरेशन आ जाती हैं। कॉग्निशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती हैं, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी अटेंशन जो है वो उसमें अल्टरेशन आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम डिलीरियम कहते हैं। तो ज़ाहिरी सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर आपके कॉग्निशन के अंदर, आपके कॉन्शियसनेस के अंदर, आपके अटेंशन के अंदर अगर इम्पेयर्डनेस आ रही है, कॉग्निशन आपका इम्पेयर हो रहा है, तो आपकी लिए रियलिटी से जो टच है वो बिगड़ रही है। तो इस कंडीशन के अंदर साइकोसिस होती हैं, साइकोसिस के सिम्टम्स नज़र आते हैं। ड्रग टॉक्सिसिटी के अंदर जब एक ड्रग जो है उसकी एब्यूज़ हो जाती है या उसकी ओवरडोज हो जाती है, तो उस टाइम भी साइकोसिस के सिम्टम्स नज़र आते हैं। डिमेंशिया के अंदर जब मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसमें साइकोसिस के सिम्टम्स नज़र आते हैं। मूड डिसऑर्डर के अंदर, ख़ास करके बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो मेनिया है, तो उस दौरान, और इसके अलावा डिलूजनल डिसऑर्डर्स के अंदर। डिलूजनल डिसऑर्डर्स भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स है जो कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं, और उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जितने भी डिलूजनल डिसऑर्डर्स है, तो इनके अंदर साइकोसिस के सिम्टम्स हमें नज़र आती हैं। लिखा है in most situations the symptoms are not present at all times. Psychotic disorder affect the mind and affect a person's ability to think clearly and respond effectively to the world around him or her. देखिए कि ज़्यादातर सिचुएशन जो है उसमें जो सिम्टम्स है, साइकोसिस के जो सिम्टम्स है, तो वो
हमेशा नहीं रहते एक इंसान के अंदर। ऐसा नहीं है कि जिसको डिल्यूशनल डिसऑर्डर्स है तो वो या किसी को मूड डिसऑर्डर्स है या डिमेंशिया है, ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई है, या इसके अलावा डिल्यूशनल डिसऑर्डर्स के अंदर शिज़ोफ्रीनिया है या फिर दूसरा कोई शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है या ब्रीफ साइकोसिस है। तो इन सब के अंदर ऐसा नहीं होता कि लगातार कंटिन्यूसली एक सेकंड भी बगैर छोड़े जो है ये सिम्टम्स रहते हैं। ऐसा नहीं होता। कुछ वक्त वो इंसान नॉर्मल भी गुजारता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ये सिम्टम्स जो है उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। पीरियड्स टू पीरियड्स ये सिम्टम्स उसको एक्सपीरियंस होते रहते हैं। इनकी वजह से होता क्या है कि ये इंसान के माइंड को, उसकी मेंटेलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं और उसकी जो थिंकिंग है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। सही तरीके से इंसान सोच नहीं सकता और सही तरीके से वो इफ़ेक्टिवली उसके अराउंड उसके एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस आ रहे होते हैं तो वो ना तो उनको सही तरीके से परसीव कर सकता है और ना ही सही तरीके से उनके बारे में सोच सकता है और ना ही सही तरीके से उनके लिए रिस्पॉन्स शो कर सकता है। द मोस्ट कॉमन एंड सीवियर फॉर्म ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर इज़ शिज़ोफ्रीनिया। देखिए यह बात आपने याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन और सीवियर फॉर्म जो है साइकोटिक डिसऑर्डर की तो वो शिज़ोफ्रीनिया है, जो कि आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड है और एक मेजर टॉपिक है आप लोगों के कोर्स का। ए फॉर्म ऑफ साइकोसिस इन विच देयर आर डिसऑर्गेनाइज थॉट्स, परसेप्शंस एंड बिहेवियर। शिज़ोफ्रीनिया की छोटी सी डिफिनीशन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखी है कि शिज़ोफ्रीनिया जो है वो एक ऐसी किस्म है साइकोसिस की कि जिसके अंदर थॉट्स जो है वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, इंसान का जो परसेप्शन है वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और उसका जो बिहेवियर है वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। इसके साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन जो है वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम शिज़ोफ्रीनिया को जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लिखा है About half of people admitted to mental health units are diagnosed with schizophrenia। हाफ लोग जो कि मेंटल हेल्थ यूनिट्स में आते हैं तो उनको शिज़ोफ्रीनिया होती है। कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। The cost of mental health care and social services related to schizophrenia in all age group is significantly higher than that of other mental disorder। और अगर हम कॉस्ट को देख ले तो जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं तो उन पे जो सर्विसेज उन पे लगते हैं, जो कॉस्ट उन पे लगती हैं, तो उसमें से तमाम एज ग्रुप्स के अंदर ज़्यादातर शिज़ोफ्रीनिया पे लगती हैं। मींस कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक मेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस की थी शुरू में कि साइकोटिक डिसऑर्डर जो है इनके अंदर परसेप्शन में डिस्टर्बेंस होती है और थिंकिंग में डिस्टर्बेंस होती हैं, उनके बिहेवियर जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो इनमें मेन चीज़ें जो है वो परसेप्शन डिस्टर्बेंस और जिसको हम परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस कहते हैं, और दूसरा कि उसके थिंकिंग में डिस्टर्बेंस जो कि डिल्यूजन्स के शक्ल में हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस को कि परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस जब हो जाती हैं तो क्या होता है। बेसिकली परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस के अंदर हमें हेलुसिनेशंस मिलती हैं और इल्यूजन्स मिलती हैं। अब आप लोगों ने ये समझना है कि हेलुसिनेशंस किसे कहते हैं और इल्यूजन्स किसे कहते हैं। हेलुसिनेशंस क्या है? हेलुसिनेशंस false sensory perceptions that have no relation to reality and are not supported by actual environmental stimuli। यानी एक इंसान जो है उसके परसेप्शंस में फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस आ जाते हैं कि वो चीज़ों को फॉल्सली वो सेंस करता है, चीज़ों को फॉल्सली परसीव करता है और उसकी जो परसेप्शन होती हैं उन चीज़ों से रिलेटेड उसका रियलिटी से कोई टच नहीं होता, रियलिटी से वो हटकर होते हैं और जो एक्चुअल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है वो उनके परसेप्शंस को सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि उसके एनवायरमेंट में हो कुछ और रहा होता है एक्चुअली और वो परसीव उसके बिल्कुल बरअक्स कर लेता है। When a hallucination occur, the person has the perception of। देखिए कि हेलुसिनेशन जब होती हैं तो इंसान हेलुसिनेशन किन किन चीज़ों की उसकी हो सकती हैं, तो विजुअल हेलुसिनेशन हो सकती हैं, यानी एक्चुअली ऐसी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती जो कि उस इंसान को नज़र आती हैं जिसको विजुअल हेलुसिनेशन हो रही होती हैं। ऑडिटरी हो सकती हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो कि एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती। ऑल्फैक्टरी हो सकती हैं, उसको ऐसे स्मेल्स आ रहे होते हैं जो कि एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होते। टेक्टाइल हो सकती हैं, उसको कोई जो है उसके स्किन के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर मूवमेंट परसीव हो रही होती हैं जो कि एक्चुअली हो नहीं रही होती हैं। गैस्ट्रेटरी हो सकती हैं, उसको ऐसे टेस्ट उसको फील होती हैं जो कि एक्चुअली किसी चीज़ की होती नहीं है। देयर आर नो स्टिमुलस प्रेजेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स के
स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होती, ना तो विजुअल, ना तो ऑडिटरी, ना तो ओल्फैक्टरी, ना तो टेक्टाइल, ना तो गैस्ट्रेटरी, लेकिन वो बंदा जो है उसको परसीव कर रहा होता है, तो ये हेलुसिनेशन कहलाती हैं। लिखा है although all of these hallucinations may occur, auditory hallucinations are most common। ये सारे hallucinations जिनके हमने नेम्स लिए तो ये सब हो सकते हैं, सब पॉसिबल है जिनको hallucinations होती है साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, तो उनमें डिफरेंट हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है वो मोस्ट कॉमन है। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। Most of these are in the form of voices or sounds that can only be heard by the person experiencing them। और ज़्यादातर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के अंदर साउंड होती हैं जो कि उन लोगों को सुनाई देती है जिनको ये हेलुसिनेशन हो रही है, इनके अलावा वो किसी और को सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो एक्चुअली रियलिटी में वो साउंड्स प्रेजेंट नहीं होती, उनको वैसे ही वो साउंड जो है वो सुनाई दे रही होती हैं। Many of the voices are commanding, telling the person to harm himself or herself or others, and are very frightening to the person who experiencing it। अब देखिए स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि इन साउंड्स में से ज़्यादातर साउंड जो है वो कमांडिंग होते हैं, इसको हम कहते हैं फिर कमांडिंग हेलुसिनेशन, कि उसको कमांड मिल रही होती हैं और कमांड उसको ज़्यादातर इस तरह मिल रही होती है कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाए या तो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो इस वजह से क्या होता है कि वो बंदा जो है उसके लिए जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है इस कमांडिंग हेलुसिनेशंस को, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती है ये चीज़। स्टडीज़ शो दैट दोज हु एक्सपीरियंस कमांड hallucinations may react in panic violence toward themselves or others। यानी स्टडीज से ये शो हुआ है, ये बात सामने आई है कि जिन लोगों को कमांड हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस होती हैं तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक बिहेवियर रखते हैं, ख़ुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर कमांड हेलुसिनेशंस उसको इस तरह सुनाई दे रही है कि ख़ुद को हार्म करे तो वो पैनिक वॉयलेंस जो है ख़ुद पे वो शो करता है। अगर उसको कमांड ऐसी सुनाई दे रही है कि दूसरों पे वो हार्मली एक्ट करे तो वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा पैनिक वॉयलेंस जो है वो शो करता है। Visual hallucinations are less common but may involve seeing people or images that are not actually present। विजुअल हेलुसिनेशन भी हो सकती है लेकिन लेस कॉमन है, ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होते, ऐसे इमेजेस नज़र आते हैं जो कि एक्चुअली नहीं प्रेजेंट होते इन्वायरमेंट में। Feeling that something is crawling on the skin or moving inside the body is typical of tactile hallucination। और tactile hallucination के अंदर क्या होता है, उन्हें इस तरह फील होती है कि या तो उनके बॉडी के अंदर कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है या फिर उनके स्किन के ऊपर कोई चीज़ जो है वो ट्रेवल कर रही है, इस तरह उनको वो फील होती हैं। और एल्फैक्टरी और गैस्ट्रेटरी जो मिसपरसेप्शंस है या हेलुसिनेशंस है तो ये बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा ये नहीं होती। अब देखिए स्टूडेंट्स की दूसरी चीज़ इसमें क्या होती हैं जब परसेप्शन में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं। एक तो हेलुसिनेशंस जो कि हम डिस्कस किए, एक इसमें इल्यूजन्स हो सकती हैं। इल्यूजन्स क्या होती हैं? Illusions are experienced when sensory stimuli is actually exist but are misinterpreted by the person। मतलब ये कि एक्चुअली वो चीज़ प्रेजेंट होती है लेकिन उस चीज़ को सही तरीके से बंदा नहीं परसीव कर सकता। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि एक्चुअली चीज़ प्रेजेंट ही नहीं होती और बंदा उसे परसीव कर लेता है, रियलिटी में वो चीज़ होती नहीं है और वो बंदा जो है गैबी तौर पे उसको परसीव कर लेता है, तो वो हेलुसिनेशन होती है। और इल्यूजन में ये है कि चीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है रियलिटी में लेकिन इंसान उसको मिस इंटरप्रेट करता है, सही तरीके से उसको परसीव नहीं करता, वो चीज़ जैसी है उसको उस तरीके से वो परसीव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन मे रिफर टू स्पॉट्स ऑन द फ्लोर एज इंसेक्ट। कोई छोटे छोटे से स्पॉट्स है फर्श पे तो उसको इंसान कह रहा है कि ये स्पोर्ट्स जो है ये इंसेक्ट है, ये जो है कीड़े मकोड़े है। तो इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स तो है एक्चुअली चीज़ है लेकिन इंसान उसको क्या कर रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिक कॉर्ड जो है वो पड़ी हुई है फर्श पे और वो बंदा कह रहा है कि ये स्नेक है, सांप है, वो चिल्ला रहा है उसको देख के कि सांप है सांप है, तो वो सांप तो नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिक कॉर्ड है, एक तार है बिजली का। तो इस किस्म की जो मिस इंटरप्रिटेशन होती हैं, मिस परसेप्शन होती हैं कि एक्चुअली चीज़ हो और उसको गलत परसीव किया जाए, तो ये इल्यूजन्स कहलाती हैं। इसके बाद डिल्यूजन्स की बात आती हैं। तो डिल्यूजन्स जो है वो असल में थिंकिंग डिस्टर्बेंस में आती है कि जो थिंकिंग डिस्टर्बेंस है उसके अंदर डिल्यूजन्स बंदा जो है वो फील करता है, डिल्यूजन्स उसको होती हैं। डिल्यूजन्स होती क्या हैं? ए डिल्यूजन कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड फॉल्स आइडिया और बिलीव विदाउट अप्रोप्रिएट
appropriate external stimuli that are inconsistent with the reality and cannot be changed by reasoning। यानी डिल्यूजन्स जो है उसमें जिस इंसान को डिल्यूजन्स होते हैं तो डिल्यूजन्स के अंदर उस इंसान के फिक्स्ड और फाल्स आइडियाज़ और बिलीव्स होते हैं। उसके जहन में कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मीन्स कि वो चेंज नहीं हो सकते और वो बिल्कुल जो है फाल्स होते हैं, रियलिटी से उनका कोई जो है ताल्लुक़ नहीं होता। और वो जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिसके बारे में वो डिल्यूजन वो आइडिया वो बिलीव रख रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है उससे अप्रोप्रिएट नहीं होता, स्टिमुलाई के मुताबिक नहीं होता और रियलिटी से वो इनकन्सिस्टेंट होते हैं और कैन नॉट बी चेंज्ड बाय रीजनिंग। फिक्स्ड होने का मतलब ही यही है कि आप जितना भी उनको समझाए, चाहे आप जितना भी रीजनिंग करें उनके साथ, लेकिन उनके उस आइडिया को आप चेंज नहीं कर सकते। वो बिल्कुल फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स होते हैं उनके, तो ये डिल्यूजन्स कहलाती हैं। दीज थॉट्स यूजुअली इन्वॉल्व ए थीम दैट इज़ डोमिनेंट in the mind. For example, the patient said, I am not taking this medication because you are trying to poison me। ये ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि एक थीम, एक मकसद जो है वो उनके जहन में डोमिनेंटली बैठी हुई होती हैं और वो उसको फिर फॉलो कर रहे होते हैं। उस डोमिनेंटली बैठे हुए एक थॉट की वजह से उसके मुताबिक वो एक्शन शो कर रहे हैं। जैसा कि एक पेशेंट जो है वो कह रहा है कि मैं ये दवाई नहीं लूँगा क्योंकि तुम्हारी ये इंटेंशन है कि तुम मुझे जहर देना चाहते हो और ये दवाई बेसिकली दवाई नहीं है, ये जहर है और तुम इस दवाई कह के ये जहर मुझे दे रहे हो। तो ये उसकी एक जो है वो थिंकिंग होती है, एक फॉल्स बिलीव होती है जो कि फिक्स्ड होती है। चेंज करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स के टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स। तो टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स ये अभी मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अभी जो मैंने स्टार्ट लिया है टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स के टाइप्स, तो ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी कहलाती हैं। कहीं आप लोगों से ये पूछा जाए मेंटल हेल्थ के अंदर के डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये जितने भी अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स के टाइप्स हैं। और डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो इसको हम डिल्यूजन चूँकि एक सिम्टम के तौर पे हमें साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर भी नज़र आती हैं, तो इसीलिए हम डिल्यूजन के टाइप्स भी कह सकते हैं। और चूँकि डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है वो एक खुद ही एक कैटेगरी है साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, तो उसके टाइप्स भी हम इसको कह सकते हैं। फर्स्ट वन है बेजार डिल्यूजन्स। बेजार डिल्यूजन्स क्या होती हैं? बेजार का मतलब है अजीब, एक अजीब एक चीज़ को बयान करने के लिए हम टर्मिनोलॉजी बेजार यूज़ करते हैं। तो बेजार डिल्यूजन्स आर इम्पॉसिबल, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ दीज डिल्यूजन्स टू बी अकर इन रियलिटी। बेजार डिल्यूजन्स जो है वो क्या है, वो इम्पॉसिबल होती हैं। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि ये डिल्यूजन्स, ये आइडियाज़, ये बिलीव्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए लिव्ड पर्सन सेड आई एम ए डेड बॉडी। एक ज़िंदा इंसान कह रहा होता है कि मैं जो है मैं डेड बॉडी हूँ, मैं लाश हूँ। तो ये इसका रियलिटी के साथ कोई आप लोगों के जहन इस चीज़ को मानती है स्टूडेंट्स के, क्या इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि एक ज़िंदा इंसान कह रहा है कि मैं लाश हूँ। तो इसे कहते हैं बेजार डिल्यूजन्स। इस किस्म के डिल्यूजन्स को हम कहते हैं बेजार डिल्यूजन। दूसरे नंबर पे है नॉन बेजार डिल्यूजन्स। नॉन बेजार डिल्यूजन्स ऐसे डिल्यूजन्स को कहते हैं कि जिसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती हैं कि मे भी वो चीज़ें रियलिटी में अकर हो सकती हैं। जैसा कि एक इंसान कह रहा है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मुझे जहर दिया जा रहा है। तो हो सकता है ऐसा हो भी चुका है कि कोई किसी को जहर दे देता है, कोई किसी के साथ धोखा कर लेता है। तो इनका रियलिटी के साथ जो है वो टच होता है कि मे भी हो सकता है कि किसी को कोई धोखा दे, मे भी हो सकता है कि किसी को कोई जहर दे। तो ऐसे जो डिल्यूजन्स होते हैं जिसमें इंसान कह रहा होता है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, मुझे जहर दिया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, तो ये नॉन बेजार डिल्यूजन्स के अंदर आती हैं। नंबर 3 में है डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी कहते हैं स्टूडेंट्स के अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़तर समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप में वर्थनेस देखना, बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ुद को एक रिच इंसान, एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड इंसान समझना, तो इसको कहते हैं ग्रैंडियोसिटी। तो इसमें क्या होता है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल, दे हैव स्पेशल पावर्स, वेल्थ, मिशन और आइडेंटिटी। वो लोग क्या समझते हैं कि हम जो है हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम पावरफुल है, हम बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर हमारे
हमारे अंदर है, हम बहुत ज़्यादा वेल्थी हैं, हम एक जो है स्पेशल पावर, स्पेशल मिशन हमारा है, स्पेशल पावर है, स्पेशल आइडेंटिटी हमारी है। और शिज़ोफ्रेनिया के अंदर, ख़ास करके शिज़ोफ्रेनिया के अंदर जो ग्रैंडियोसिटीज़ होती हैं, तो उसमें जो डिलूजनल ग्रैंडियोसिटी होती हैं तो वो रिलीजियस ग्रैंडियोसिटी होती हैं। उसमें रिलीजियस उनके ऐसे बिलीव्स होते हैं कि वो समझते हैं कि दे बिलीव दैट, लिखा है इसमें कि दे बिलीव दैट दे आर स्पेशल पर्सनस एंड सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर स्पेशल पर्पस। वो ऐसे समझते हैं कि हम जो है स्पेशल लोग हैं, हमें स्पेशल मकसद से दुनिया में भेजा गया है। नाउज़ु बिल्लाह वो कहते हैं कि वो पैगंबर है या फिर वो डिवाइन बीइंग्स है। तो इस तरह उनके जो मेंटलिटी होती हैं, उनके जहन में ऐसे आइडियाज़, ऐसे बिलीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो हम चाह के भी उनसे नहीं दूर कर पाते। रीजनिंग हम जितना भी करें तो उनके उस बिलीव को हम नहीं हटा सकते। तो ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहलाती है, जो कि एक्चुअली शिज़ोफ्रेनिया के अंदर रिलीजियस ग्रैंडियोसिटी, रिलीजियस बिलीव्स जो है वो उसको आते रहते हैं। नंबर 4 है डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? ए फॉल्स बिलीव दैट द बिहेवियर्स ऑफ अदर इन द एनवायरनमेंट रिफर्स टू वन सेल्फ, यानी उसके एनवायरनमेंट में उस बंदे के, जिस बंदे को डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस हो रही हैं, तो उसके एनवायरनमेंट में जो लोगों की बिहेवियर होती हैं तो उन सब को वो अपनी तरफ समझता है। जो भी जो काम करे तो उसे लगता है कि ये मुझे जो है टारगेट की जा रही है, मेरे लिए किया जा रहा है, इस तरह उसको वो बिलीव होती हैं। लिखा है For example, the person may believe that something such as newspapers or television is sending a special message for them. न्यूज़पेपर में वो कोई अखबार में कोई ख़बर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि देखो ये मेरे लिए है, मुझे टारगेट करके ये ख़बर दी गई है। या फिर टीवी पे अगर एक बात आ रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जा रहा है कि कराची के अंदर कोई चोरी हुई है, तो वो बंदा पेशावर के अंदर बैठा कह रहा होता है कि ये मुझे कह रहे हैं कि उसने चोरी की है, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं कि उसने कराची आके चोरी की। तो इस तरह उसको जो डिल्यूजन्स होते हैं, जो फॉल्स बिलीव जहन में आते हैं, तो वो कहलाती हैं डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। 5th नंबर पे हैं डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन किसे कहते हैं? दीज आर थिंकिंग लाइक समबडी इज़ गोइंग टू किल मी। इसमें उस इंसान को इस तरह उसके जहन में आ रही होती है कि कोई जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे इर्द गिर्द के लोग और लोगों में से भी कुछ लोगों के लिए वो ये सोचते हैं कि ये इंसान जो है ये मुझे मारने वाला है, मुझे जहर देने वाला है, मुझे ये नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए लिखा है ही वांट टू हार्म मी, मिसट्रीटिंग मी, प्लानिंग टू हार्म मी आर माई लव्ड वन, समवन इज़ स्पेड ऑन मी। यानी वो कह रहे होते हैं कि ये बंदा जो है, किसी को वो शो कर रहे होते हैं कि ये बंदा जो है ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये मेरे साथ मिसट्रीटिंग कर रहा है, ये जो है इसने प्लानिंग किया हुआ है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। या फिर मेरे उसके जो करीबी जो लोग होते हैं तो उनके लिए वो बहुत परेशान होता है कि ये मेरे हस्बैंड को या फिर मेरी अम्मी को, मेरे बच्चों को ये नुकसान पहुंचाने वाला है। इस तरह वो सोचता है, या ख़ुद के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए। और कहता है कि ये जो है ये बंदा जो है ये मेरे पीछे पड़ा है। स्पेड ऑन मी मीन्स के मेरे पीछे ये लगा हुआ है, मेरे जासूसी मेरी कर रहा है। स्पेड कहते हैं जासूसी करने को, तो उसको ये लगता है कि ये मेरी जासूसी करने के लिए जो है बंदा वो मेरे पीछे है, मेरी जासूसी करता है। इस तरह उसको फीलिंग होती है। नंबर 6 है डिल्यूजन्स ऑफ जेलेसी। डिल्यूजन्स ऑफ जेलेसी जो है इसको मॉर्बिड जेलेसी भी कहा जाता है, पैथोलॉजिकल जेलेसी भी कहा जाता है, कंजुगल जेलेसी भी कहा जाता है, या कंजुगल पैरानोया इसको कहा जाता है, या फिर ओतीलो सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? लिखा है हियर द पर्सन हैज़ ए फॉल्स बिलीव दैट हिज और हर स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर इज़ अनफेथफुल। इसमें एक इंसान को अगर वो फीमेल है तो उसको लग रही होती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ वफ़ादार नहीं है, वो बेवफाई कर रहा है मेरे साथ। और अगर वो एक मेल है तो उसको लग रहा होता है कि मेरा जो सेक्सुअल पार्टनर है या मेरी वाइफ है वो मेरे साथ बेवफाई कर रही है, वो मेरे साथ फेथफुल नहीं है। तो इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, मॉर्बिड जेलेसी, पैथोलॉजिकल जेलेसी, कंजुगल पैरानोया, और इसको कहते हैं ओतीलो सिंड्रोम। अब इसको ओतीलो सिंड्रोम क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट्स लिखा है, ये बात भी मैंने इसमें डाली हुई है, इट इज़ कॉल्ड ओतीलो सिंड्रोम बिकॉज ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वियर द मेन कैरेक्टर ओतीलो हैज़ ए फॉल्स सस्पिशन ऑन द इनफिडेलिटी ऑफ हिज वाइफ ड्यू टू विच ही किल्ड हर। यानी ये एक
शेक्सपियर्स जो थे उन्होंने एक प्ले लिखा था, एक ड्रामा लिखा था, और उस ड्रामे के अंदर क्या हुआ था कि वो जो उसका मेन कैरेक्टर था उसका नाम ओतीलो था, और उन्होंने वो क्या करता था कि अपनी बीवी पे वो शक करता था, बिला वजह बहुत ज़्यादा शक करता था, फाल्स शक करता था उसकी इनफिडिलिटी पे, उसकी वफादारी पे। तो उसकी वजह से उसने क्या किया था, उसने उस अपनी वाइफ को मार दिया था, उसकी मर्डर कर दी थी उस ड्रामे के अंदर। तो इसीलिए ये जो डिल्यूजन ऑफ जेलेसी है इसको ओतीलो सिंड्रोम भी कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट ये एक जो है सेंटेंस है, आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 7 है एरोटोमेनिक डिल्यूजन्स। एरोटोमेनिक डिल्यूजन्स किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ डिल्यूजन द पर्सन हैज़ फॉल्स बिलीव दैट ए पर्सन इन हायर स्टेटस इज़ इन लव विथ मी। यानी वो बंदा जिसको एरोटोमेनिक डिल्यूजन हो रही होती हैं तो वो ये सोचता है कि कोई हायर स्टेटस वाला बंदा जो है वो उसके साथ लव में इन्वॉल्व है, यानी उसके साथ वो मोहब्बत करता है। जैसा कि इसमें लिखा है एग्ज़ाम्पल में, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर फ़ीमेल है तो सोचती है कि इमरान ख़ान हो गया, ओबामा हो गया, बाबर आज़म हो गया, तो वो इज़ आर इन लव विथ हर, इस तरह वो सोचता है। और अगर वो कोई मेल हो गया तो वो सोचता है कि मरियम नवाज़ हो गया, प्रीति जिंटा हो गया, करीना कपूर हो गया, तो वो सोचता है कि वो जो लोग हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, दे आर इन लव विथ हिम। उनमें से किसी एक का, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान जो है वो सोचता है कि मरियम नवाज़ जो है वो इज़ इन लव विथ मी। इसके बाद 8 नंबर जो डिल्यूजन है तो वो है केप ग्रास डिल्यूजन, और इसको हम केप ग्रास सिंड्रोम भी कहते हैं। तो केप ग्रास डिल्यूजन इज़ ए डिल्यूजन अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो केप ग्रास डिल्यूजन होती है तो इसको हम डिल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कैरेक्टराइज्ड बाय फॉल्स बिलीव दैट समवन इज़ रिप्लेस्ड विद समवन अननोन। उसे लगता है कि उसका जो समवन उसके साथ फेमिलियर लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी स्पाउस है, यानी एक हस्बैंड है तो उसकी वाइफ है, या फिर उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो फेमिलियर लोग होते हैं, तो उसको लगता है कि मेरे फेमिलियर लोग जो हैं उनको देख के उनको लगता है कि इसका कोई हम शक्ल या इसका कोई जुगली जो दूसरा इसका जो है वो जुगली शक्ल इसकी बनाई गई है, ये वो बंदा नहीं है जो पहले मेरा जो था, ये वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड जो है वो ये सोचता है, इस अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे को ये केप ग्रास डिल्यूजन हो रही होती हैं तो उसकी इस तरह मिस आइडेंटिफिकेशन करता है वो अपनी वाइफ को, कि वो कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ जो थी उसको रिप्लेस करके किसी और बंदे को लाया गया है, और ये उसकी हम शक्ल है, ये उसकी जुगली एक दूसरी शक्ल है, उसकी जुगली एक शक्ल है, ये वो नहीं है। इस तरह वो सोचता है, तो इसीलिए हम इसको डिल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है एग्जाम्पल के अंदर के एक्यूज स्पाउस ऑफ बीइंग एन इम्पोस्टर ऑफ देयर एक्चुअल स्पाउस। वो अपने स्पाउस पे, अपने वाइफ पे वो बंदा ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, ये जुगली वन है, वो जुगली है, इम्पोस्टर है उसका।
और या फिर कहता है कि पेशेंट बिलीव दैट एन आइडेंटिकल पर्सन हैज़ रिप्लेस्ड ए पर्सन क्लोज टू हिम, यानी उसको ये बिलीव होता है कि आइडेंटिकल पर्सन जो है, एक हमशक्ल जो है वो लाया गया है मेरे लाउड वन का। आल्सो कॉल्ड एज डिल्यूजन ऑफ डबल, इसीलिए ये जो डिल्यूजन होती हैं, कैपग्रॉस डिल्यूजन जो होती हैं, इसको हम डिल्यूजन ऑफ डबल भी कहते हैं। डिल्यूजन ऑफ डबल इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक इंसान के वो डबल शक्ल अपने जहन में लाता है, डबल शक्ल नहीं लेकिन एक ही शक्ल के दो वो इंसान अपने जहन में लाता है और कहता है कि मेरी बीवी को बदल दिया गया है और ये दूसरी कोई बंदी जो है ला के मेरे सामने खड़ी की गई है जो कि मेरी बीवी की हम शक्ल है, उसको ये फील होती है, इसीलिए इसको डिल्यूजन ऑफ डबल भी कहा जाता है। नंबर 9 है फ्रेगोली डिल्यूजन। फ्रेगोली डिल्यूजन किसे कहते हैं? is a false belief in which the patient identify a familiar person in a stranger। अब देखिए स्टूडेंट्स के फ्रिगोली डिल्यूजन के अंदर ये होता है कि वो बंदा जो कि जिसको फ्रिगोली डिल्यूजन हो रही होती है तो वो किसी अपने फेमिलियर बंदे को स्ट्रेंजर समझ रहा होता है, कि उसको वो अजनबी समझ रहा होता है। वो बंदा उसका फेमिलियर वन होता है, उसका अपना कोई होता है, लेकिन उसको वो अजनबी समझ रहा होता है। जो दूसरा कैपग्रॉस हमने डिस्कस किया तो इसमें और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कैपग्रॉस के अंदर बंदा ये समझता है कि मेरी जो लाउड वन है, मेरी अम्मी है, मेरी बीवी है या मेरे बच्चे हैं, तो इनका हम शक्ल मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया गया है। लेकिन जो फ्रिगोली डिल्यूजन है इसके अंदर एक अजनबी बंदे को देख के कहता है कि ये जो है ये मेरा जो है वो मेरी अम्मी है या फिर ये जो है मेरी वाइफ है। अपनी वाइफ को वो उसमें पाती हैं कि ये अपने वाइफ का जो शक्ल वगैरह है उसको वो दूसरों में नज़र आती हैं। देखिए लिखा है कि पेशेंट आइडेंटिफाई ए फेमिलियर पर्सन इन स्ट्रेंजर्स में से जो अजनबी होते हैं उनमें से एक को वो कहता है कि ये मेरा वो फेमिलियर पर्सन है, अपने पेरेंट्स का चाहे कहे, बच्चों का कहे, स्पाउस का कहे। शी आल्सो मिस आइडेंटिफाई प्लेस एंड ऑब्जेक्ट, और ये बंदा जिसको फ्रिगोली डिल्यूजन्स हो रही होती हैं तो ये प्लेस को या ऑब्जेक्ट्स को भी मिस आइडेंटिफाई कर रहा होता है, किसी जगह को वो मिस आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट्स को वो मिस आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इसके अलावा नंबर 10 में है कोटार्ड डिल्यूजन्स। अब कोटार्ड डिल्यूजन्स क्या होती है स्टूडेंट्स? तो लिखा है द डिल्यूजनल बिलीव दैट ही और शी इज़ डेड, यानी उस बंदे को जिसको कोटार्ड डिल्यूजन्स होती हैं तो उसको ये फॉल्स बिलीव होती है, ये डिल्यूजनल बिलीव होती है कि वो जो है वो डेथ है, वो मर चुका है। या फिर उसको ये बिलीव होती है कि उसने अपना कोई ऑर्गन जो है वो खो दिया है, अपना ब्लड उसने खो दिया है, अपने बॉडी के पार्ट्स जो है वो उसने खो दिए हैं। कहता है कि मेरा जो बाजू है वो खो गया है, उसके बाजू उसके पास होता है, उसके साथ अटैच होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि मैंने अपना बाजू खो दिया। वो यहाँ तक कह रहा होता है कि मैंने अपना रूह जो है वो खो दिया, मेरा रूह जो है वो खो गया है, वो इस तरह कहता है। तो इस तरह के जो डिल्यूजन्स होते हैं तो इनको हम कोटार्ड डिल्यूजन्स कहते हैं। 11 नंबर है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स को हम निहिलिज्म भी कहते हैं। निहिलिज्म जो है वो एक ऐसी बिलीव होती है कि जिसमें नथिंग हैज़ एनी वैल्यू आर मीनिंग। वो किसी भी चीज़, उनको लगता है कि कोई भी चीज़ जो है उसकी ना तो कोई वैल्यू है ना तो कोई मीनिंग है। इट कैन आल्सो इंक्लूड बिलीव दैट नथिंग रियली एग्जिस्ट। उन्हें ये बिलीव होता है कि कोई चीज़ जो है वो रियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। दे से डेट पार्ट आर होल यूनिवर्स डजेंट एग्जिस्ट। वो ये कहते हैं कि या तो ये जो कायनात है उसका एक पार्ट जो है वो नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो कहते हैं कि आसमान जो है वो रियली एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर वो कहते हैं कि ज़मीन रियली एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर वो कहते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये रियली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ख्याल है। इस तरह वो सोचते हैं। पैरानोइड डिल्यूजन्स है 12 नंबर पे। तो पैरानोइड डिल्यूजन्स कौन से डिल्यूजन्स होते हैं? दे फील अननेसेसरी डाउट ओवर एवरीवन। वो जो है शक करते रहते हैं, अननेसेसरी शक करते रहते हैं, अननेसेसरीली यानी गैर ज़रूरी शक वो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरानोइड डिल्यूजन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लिए टाइप्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। साइकोटिक डिसऑर्डर्स के कुछ टाइप्स यहाँ पे दी गई हैं। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, लेकिन उनमें से मेजर जो कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स है जो कि आप लोगों के कोर्स ग्रेड के अंदर मेंशन है, जो कि आप लोगों ने समझने हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ऐसे MCQs, तो वे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं इन नोट्स के अंदर। तो उसमें से फर्स्ट वन है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया कैसी डिसऑर्डर होती हैं, उसको DSM-4 DSM-5 के अंदर कौन सी क्राइटेरिया दी गई है उसके लिए, उसके सिम्टम्स अगर कौन कौन से हो और कितने वक्त तक हो तो उसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहेंगे। इस तरह ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। तो फर्स्ट वन है
Schizophrenia disorder lasts at least 6 months and has at least 1 month active symptoms of। अब देखिए स्टूडेंट्स के शिजोफ्रीनिया जब हम डायग्नोस करेंगे तो उसको हम तब डायग्नोस करेंगे कि एक डिसऑर्डर जो है वो 6 महीनों तक चलती आ रही है, एटलीस्ट 6 महीने उसको हो चुके हैं और उन 6 महीनों में से एटलीस्ट 1 महीने के अंदर उसको ये जो सिम्टम्स यहाँ पे लिखी गई है ये हो रहे होते हैं। सिम्टम्स के अंदर उसको पूरा 1 महीना डिल्यूजन्स भी हुई है, पूरा 1 महीना हेलुसिनेशंस भी हुई है, पूरा 1 महीना उसकी जो स्पीच है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हुई है, वो बेतरतीब स्पीच उसने वो बोलता रहा है, पूरा 1 महीना ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर उसका रहा है, पूरा 1 महीना नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रीनिया उसको होते रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है जब इस तरह होगा तो फिर हम कहेंगे, हम डायग्नोज करेंगे कि ये शिजोफ्रीनिया की कंडीशन है। तो ये नेगेटिव सिम्टम्स और पॉजिटिव सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ये जब मैं आप लोगों को शिजोफ्रीनिया पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर डिटेल्स आप लोगों को समझाऊंगी कि इनके अंदर क्या क्या होता है। लेकिन अभी इनके नेम्स आपने याद रखने हैं कि ये सिम्टम्स जो है 1 महीने तक लगातार हो और ये कंडीशन इस तरह पीरियड्स टू पीरियड्स चेंजेस के साथ 6 महीने तक कंटिन्यू रही हो तो इसको हम शिजोफ्रीनिया डायग्नोज करेंगे। दूसरा इसका टाइप है शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो कैसी डिसऑर्डर है, तो उसमें लिखा है कि मूड एपिसोड एंड एक्टिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रीनिया अकर्स टुगेदर। एक्टिव शिजोफ्रीनिया मीन्स मतलब ये कि शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है इसमें क्या होता है कि मूड एपिसोड और एक्टिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रीनिया जो है वो दोनों एक साथ अकर हो। और एक्टिव शिजोफ्रीनिया किसको कहते हैं हम? एक्टिव शिजोफ्रीनिया हम कहते हैं कि जिसके अंदर डिल्यूजन्स हो रही हो, हेलुसिनेशंस हो रही हो, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो, ट्रबल थिंकिंग हो, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव शिजोफ्रीनिया या एक्टिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रीनिया। ये चारों जो है इनको मिला के। तो मूड एपिसोड्स भी हो, मूड चेंज हो रही हो बार बार, कभी जो है वो मूड जो है उसमें एक सिचुएशन रहती है तो कभी दूसरी सिचुएशन रहती है इस तरह, और साथ में ये जो एक्टिव सिम्टम्स हैं ये भी हो रहे हों, तो फिर इसको हम कहते हैं शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब इसके लिए टाइम कितना यहाँ पे लिखा है, preceded by at least 2 weeks of delusions and hallucinations। और मतलब ये कि delusions और जो actual delusions और hallucinations जो उसको लगातार होती हैं तो उनसे पहले उसको कुछ delusions, कुछ hallucinations, कुछ disorganized speech, कुछ trouble thinking 2 week पहले से स्टार्ट हो, फिर बाद में जाके actually hallucinations और delusions उसको बार बार हो। तो ऐसे जो कंडीशन होती हैं इसको हम कहते हैं शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये इसकी डिफिनीशन है शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर की। इसके बाद है शीज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। शीज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर जो है ये कैसी कंडीशन होती हैं, तो लिखा है शीज़ोफ्रेनिक सिम्टम दैट लास्ट एट लीस्ट 1 month बट लेस देन 6 months। अब देखिए स्टूडेंट्स के शीज़ोफ्रेनिक जो सिम्टम्स है, शिज़ोफ्रीनिया के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं तो वो सिम्टम्स 1 महीने तक हो लेकिन 6 महीने तक वो कंटिन्यू ना रहे, तो इस किस्म की जो डिसऑर्डर होती हैं इसको हम क्या कहेंगे? शीज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर कहेंगे। शीज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, 1 महीने तक तो वो सारे सिम्टम्स, शीज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स कंटिन्यू होते हैं लेकिन वो फिर 6 महीने तक जारी रहती हैं। और इसमें शीज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है कि शीज़ोफ्रेनिक जो सिम्टम है वो 1 महीने तक होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 6 महीने तक कंटिन्यू रहे। अगर 6 महीने तक वो कंटिन्यू रहती हैं तो उसको हम शीज़ोफ्रेनिया कहेंगे, और अगर 6 महीने से कम है, 1 महीने लगातार रही है और 6 महीने से कम उनकी दौरानियाँ हुई है तो उसको फिर हम कहेंगे शीज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। और टिपिकली प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस फॉर शीज़ोफ्रेनिया, जो शीज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर जिसको होता है तो ये एक प्रिलिमिनरी लेवल होती हैं, यानी एक प्राइमरी लेवल होती हैं। ये जब प्रोग्रेस करती हैं तो फिर शिजोफ्रेनिया बी लोगों को हो जाता है। तो इस दौरान अगर डायग्नोस किया जाए तो इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस ऑफ शिजोफ्रेनिया, और इस टाइम पे अगर उसके लिए ट्रीटमेंट की जाए तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, 4th नंबर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं? शॉर्ट पीरियड ऑफ साइकोटिक बिहेवियर यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू क्राइसिस आर सीवियरली स्ट्रेसफुल इवेंट विद क्विक रिकवरी। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर एक ऐसी डिसऑर्डर होती है कि जिसमें साइकोटिक बिहेवियर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, और ये साइकोटिक बिहेवियर जो है एक्चुअली इन रिस्पॉन्स ऑफ क्राइसिस या इन रिस्पॉन्स ऑफ सीवियरली स्ट्रेसफुल इवेंट्स शुरू होती हैं, और रिकवरी जो है वो भी क्विक होती हैं। तो इसको कहा जाता है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर।
इसके अलावा यानी इसमें कोई इस तरह जो है ये जल्दी ठीक भी हो जाती हैं, और इसकी वजह जो है वो मालूम ये होती है कि कोई रिस्पॉन्स टू क्राइसिस या फिर सीवियरली स्ट्रेसफुल जो कंडीशन होती है, इवेंट होती है, किसी लाउड वन की डेथ हो गई इस तरह, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स इस तरह शो होती है, साइकोटिक बिहेवियर शो करता है बंदा और फिर जल्दी उसकी रिकवरी भी हो जाती है, तो ये ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर कहलाती हैं। 5th वन है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। डिल्यूजनल डिसऑर्डर का मैं आप लोगों के साथ डिटेल से अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो लिखा है डिल्यूजनल थॉट्स दैट कोइंसाइडिंग विद लाइफ सिचुएशन एंड लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, हम उस डिसऑर्डर को डायग्नोज एज ए डिल्यूजनल डिसऑर्डर हम तब डायग्नोज करेंगे कि जब ये जो डिफरेंट डिल्यूजन्स मैंने आप लोगों को समझाए तो वो प्रेजेंट हो और 1 महीने तक वो लगातार जो है वो कंटिन्यू रही हो, तो उस टाइम हम उसको फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर का नाम देते हैं। 6th वन है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर ये एक रेयर एक कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, डिवेलप्ड इन रिलेशन टू अनदर पर्सन इन होम द डिल्यूशनल डिसऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये उन लोगों में होती है जो कि ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में हो, ऐसे लोगों के साथ उनका रहना बहुत ज़्यादा हो जो कि जिनको ऑलरेडी ये डिल्यूशनल डिसऑर्डर जो है उनमें एग्जिस्ट करती हो। इट इज़ रेयर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय शेयरिंग ए डिल्यूजन अमोंग 2 or more people in close relationship। यानी फॉर एग्जाम्पल if a leader is living with mental illness and transfer their delusion to the group, अगर किसी ग्रुप का लीडर जो है उसको मेंटल कोई इलनेस हो और वो मेंटल इलनेस अपने ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दे, होता है ना ऐसा कि कोई ग्रुप को एक ऐसा बंदा फॉर एग्जांपल लीड कर रहा हो जो कि खुद उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स हो, खुद वो मेंटल इलनेस उसमें हो, तो एक लीडर की बात तो उसके ग्रुप वाले मानते हैं, ज़ाहिरी सी बात है, तो वो उसकी बातें मानेंगे तो उसके जो डिल्यूजनल बातें हैं वो भी वो सीख जाएंगे, उनमें भी वो डिल्यूजन्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर ये कहलाएगी शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, और ये बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, कम होती हैं। 7th वन है साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। किसी जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से रियलिटी से टच जो है वो इंसान का ख़त्म हो जाए, वो साइकोसिस में चला जाए, जैसा कि रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन दैट कंप्राइजेज ब्रेन फंक्शन सच एज डिमेंशिया, डिलीरियम, ब्रेन ट्रॉमा। डिमेंशिया हो गया, डिमेंशिया मीन्स के मेमोरी लॉस हो गई, डिलीरियम हो गई जिसमें कॉग्निशन जो है वो अल्टर्ड हो जाती हैं, या ब्रेन ट्रॉमा हो गया। तो ये जनरल कंडीशंस है, जनरल मेडिकल कंडीशंस, और इनकी वजह से एक इंसान अगर साइकोटिक डिसऑर्डर में चला गया तो फिर ये कहलाएगी साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। लास्ट वन है 8 वन सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी सब्सटेंस यूज़ की वजह से, ड्रग एब्यूज़ की वजह से। देखिए लिखा है रिजल्ट ऑफ यूज़ आर विड्रॉवल ऑफ ए ड्रग और सब्सटेंस सच एज अल्कोहल, कोकेन, मेथाम्फेटामिन एक्सेट्रा, के मतलब ये कि एक सब्सटेंस या तो एब्यूज़ करने की वजह से, या तो सब्सटेंस एब्यूज़र बंदा जो है वो जब सब्सटेंस एब्यूज़ को विड्रॉ करे, वो बंद करे, तो उसकी वजह से जो साइकोटिक डिसऑर्डर होती है, बंदा साइकोसिस में चला जाता है, उसको साइकोटिक सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा हो, उसको भी होते हैं, जो अल्कोहल यूज़ करके कहीं वक्त बाद उसको छोड़ने की कोशिश करे तो विड्रॉवल सिम्टम्स के तौर पर उसको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कोकेन अगर कोई यूज़ कर रहा हो उसकी वजह से, मेथाम्फेटामिन कोई यूज़ कर रहा हो, तो ये सारे जो है सब्सटेंस है और इनके एब्यूज़ की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अब देखिए स्टूडेंट्स के ट्रीटमेंट क्या है साइकोटिक डिसऑर्डर्स की। हमने पूरा जो है ये लेक्चर साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है वो एक नोट्स के शक्ल में, एक शॉर्ट स्केच के शक्ल में हमने डिस्कस किया। अब इसके ट्रीटमेंट को भी आप जान ले कि ट्रीटमेंट क्या हो सकती है साइकोटिक डिसऑर्डर्स की, जितने भी हमने साइकोटिक डिसऑर्डर्स डिस्कस किए। तो लिखा है Most types of psychotic disorders are treated with the combined approach of medication and psychotherapy। ज़्यादातर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए क्या की जाती हैं, कंबाइंड अप्रोच की जाती हैं जिसमें मेडिकेशंस भी देते हैं और साइकोथेरेपी भी करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइकोट्रॉपिक एजेंट यूज्ड आर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। जो मोस्ट कॉमन साइकोट्रॉपिक जो एजेंट्स होती है, साइकोट्रॉपिक एजेंट्स एनी ड्रग प्रिस्क्राइब टू स्टेबलाइज और इम्प्रूव साइकोटिक कंडीशन। कोई भी ड्रग, कोई भी एजेंट जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो साइकोटिक कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो साइकोट्रॉपिक एजेंट कहलाती हैं। तो ये मोस्ट साइकोट्रॉपिक एजेंट मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में से कौन कौन से ड्रग्स हैं मोर कॉमनली जो यूज़ होते हैं, तो
रिस्पेरिडोन है, ओलेंजेपिन है, क्लोजेपिन है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। दीज मेडिकेशंस डू नॉट प्रोवाइड क्यूर फॉर द डिसऑर्डर बट आर यूज्ड फॉर वेरियस लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस इन मैनेजिंग द प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स। देखिए ये जो मेडिकेशंस एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हम देते हैं तो ये उस डिसऑर्डर को ये एक्चुअली ट्रीट नहीं करती, यानी उस डिसऑर्डर को ये एक्चुअली क्योर नहीं करती, बल्कि उसके जो प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स होते हैं तो उसको कुछ लेवल तक उसके लिए इफ़ेक्टिव होती हैं उसको मैनेज करने के लिए। वेरियस काइंड ऑफ साइकोथेरेपी इंक्लूड, अब साइकोथेरेपी जो मेडिकेशंस के साथ साथ की जाती हैं तो उसमें कौन कौन से साइकोथेरेपी है, तो फर्स्ट वन है इंडिविजुअल थेरेपी, कि उसमें साइकोथेरेपिस्ट जो होता है वो इंडिविजुअली उसको साइकोथेरेपी करता है, उसकी इंटरपर्सनल थेरेपी, उसकी जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसके अंदर आती हैं। ग्रुप थेरेपी, ग्रुप को बिठा के वो करता है, या फैमिली थेरेपी, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके थेरेपी की जाती है। ये हम जब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वाला यूनिट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मे बी यूज्ड इन कम्बिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स। देखिए ये जो थेरेपीज़ है, साइकोथेरेपीज़, इंडिविजुअल थेरेपी हो गया, ग्रुप थेरेपी हो गया, फैमिली थेरेपी हो गया, तो ये ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ यूज़ किए जाते हैं। लिखा है सम क्लाइंट मे रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ दियर कंडीशन। कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है उनके कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। वाइल मेनी कैन बी मैनेज आउट पेशेंट, और कुछ जो है अपने घरों में ही एज ए आउट पेशेंट ट्रीट किए जा सकते हैं। ईच पर्सन रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट डिफरेंटली विद सम इम्प्रूविंग क्विकली एंड अदर टेकिंग वीक्स और मंथ्स टू रिसीव सिम्टम्स रिलीव। आप देखिए स्टूडेंट्स के हर एक इंसान का रिस्पॉन्स जो है वो अलग होता है ट्रीटमेंट के लिए। कुछ लोग जो है वो क्विकली ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग हफ्ते और महीने भी ले लेते हैं। और इस तरह भी होता है कि मोस्ट पीपल विद शिज़ोफ्रेनिया नीड टू टेक सम टाइप ऑफ मेडिकेशंस अलोंग विद सपोर्टिव थेरेपी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। और जो शिज़ोफ्रेनिया है तो शिज़ोफ्रेनिया बहुत ही ज़्यादा सीवियर और कॉमन टाइप है। जब बात शिज़ोफ्रेनिया तक पहुंच जाती हैं तो उस टाइम तो उन लोगों के लिए ये भी होता है कि वो ज़िंदगी भर उनकी जितनी ज़िंदगी रही होती हैं तो वो मेडिकेशन भी लेते हैं, साथ में सपोर्टिव थेरेपी भी वो लेते हैं और उस पर उनका गुजारा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कवर हो चुका है जो फर्स्ट टॉपिक था आप लोगों के इस 4th नंबर ऑब्जेक्टिव अल्टर्ड परसेप्शन एंड अल्टर्ड थॉट्स का। फर्स्ट जो टॉपिक था साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो जो कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि सही तरीके से आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब शिज़ोफ्रेनिया स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।